वो मेरा लैपटॉप से कनेक्शन नहीं हो रहा है, तो हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस हिंदी दैनिक वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। हिंदी में हमारा सेशन होता है 7:30 से 8:30। इंग्लिश में हमारा इंटरनेशनल सेशन होता है 8:30 से 9:30, और 9:30 से 10:30 लोकल मलयालम सेशन। हम अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट की मौन प्रेयर करेंगे। तो आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, वे हैं डॉक्टर आलोक कुमार जी, जो कि एक बीएचएमएस और एमडी होम्योपैथ हैं और पिछले 2 सालों से ही होम्योपैथिक कंसल्टेंट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आलोक का आज के सेशन में, और आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि लास्ट सेशन मेरा हुआ था लास्ट ईयर में वन साइड डिजीज पे, तो कुछ पोर्शंस उसके रिमेनिंग बच गए थे। तो उसी को कंप्लीट करने के लिए आज मेरा सेशन है। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने वन साइड डिजीज के बारे में देखा था, तो उसको हम लोग कुछ ये करेंगे, उसको एक रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद से देन आगे हम लोग लोकल डिजीज के बारे में जानेंगे। लोकल डिजीज बचा हुआ था। तो वन साइड डिजीज एक्चुअली होता क्या है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वन साइड डिजीज एक कुछ फ्यू सिम्टम्स कलेक्शन होता है, जहाँ पे हमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स नहीं मिल पाते हैं, केवल कुछ ही सिम्टम्स, एक या दो सिम्टम्स मिलते हैं। तो उन्हीं को हम लोग वन साइड डिजीज बोलते हैं। तो वन साइड डिजीज या तो एक एक्चुअली में वो वन साइड डिजीज ही होते हैं, या हो सकता है कि हमारे लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम टोटलिटी गेन नहीं कर पाते हैं, तो भी वो वन साइड डिजीज की फॉर्म में ही हम उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। इसी संदर्भ में वन साइड डिजीज इस तरीके से हमने एक डायग्राम बनाया था कि डिजीज विथ इंटरनल कंप्लेंट्स। तो इंटरनल कंप्लेंट्स में हो सकता है फिजिकल सिम्टम्स भी मिले और मेंटल सिम्टम्स मिले, और वैसे डिजीज जहाँ पे एक्सटर्नल कंप्लेंट्स हो। तो एक्सटर्नल कंप्लेंट्स जो होते हैं वो उनको लोकल मेलेडीज या लोकल डिजीज बोलते हैं। तो ये फिजिकल सिम्टम्स एंड मेंटल सिम्टम्स जो इंटरनल कंप्लेंट्स थे, उसको हम लोगों ने लास्ट सेशन में कंप्लीट कर लिया था। और अभी हम कंप्लीट करेंगे लोकल डिजीज के। तो उस दौरान वन साइड डिजीज के दौरान हमने ये देखा था कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे जो प्रोसीड्योर बताया गया हमारे ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में, तो उसको बताया गया कि अगर वन साइड डिजीज हमें मिलता है, तो जो एग्जैक्ट प्रेजेंट कंप्लेंट्स हैं उसी पे हमें इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन होता है। तो इम्प्रॉपर सिलेक्शन जब करते हैं और वो मेडिसिन एडमिनिस्टर करते हैं, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है? तो रिजल्ट में हमें मिलता है कुछ एक्सेसरी सिम्टम्स। एक्सेसरी सिम्टम्स वो होते हैं जो छुपे हुए होते हैं, जो हमें नहीं दिखाई देते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट विजिट में पेशेंट में हमें नहीं दिखाई देते हैं। तो उस एक्सेसिव सिम्टम्स का इंपॉर्टेंस हमारे वन साइड डिजीज में बहुत ही ज्यादा होता है। क्योंकि जैसे ही हम इम्प्रॉपर सिलेक्शन करके फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, तो वहां पे एक्सेसिव सिम्टम्स निकल कर सामने आते हैं। तो देन नेक्स्ट विजिट में हमें सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में उन एक्सेसिव सिम्टम्स को कलेक्ट कर कर कलेक्ट कलेक्शन के साथ जो ओल्ड सिम्टम्स हैं उनको उनको मिला करके एक टोटलिटी बनाते हैं, देन मेडिसिन सेलेक्ट सेलेक्ट करते हैं। तो हमारा राइट सिलेक्शन होता है, सेकंड प्रिस्क्रिप्शन होता है। और सेकंड प्रिस्क्रिप्शन से फिर मेडिसिन प्रॉपर बेनिफिशियल मिलता है, बेनिफिशियल होता है हमारे लिए। और उसी दौरान उसी के अकॉर्डिंग हमारी ट्रीटमेंट प्रॉपर चलती रहती है। तो ये था वन साइड डिज के बारे में। नेक्स्ट है हमारा लोकल मेलेडीज, जो एक पार्ट है वन साइड डिज का ही, जो एफोरिज नंबर 185 टू 203 तक है। देन आज देखेंगे एफोरिज 185 में फर्स्ट एफोरिज में बताया गया एलोपैथिक आइडिया ऑफ लोकल मेलेडी। एक्चुअली एलोपैथिक आइडिया ऑफ लोकल मेलेडीज क्या है? तो एलोपैथ साइड से वो लोकल मेलेडीज के बारे में क्या सोचते हैं? तो वो लोग सोचते हैं दो चेंजेस एंड एलिमेंट्स दैट अपीयर ऑन द एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वैसे चेंजेस या एलिमेंट्स जो केवल एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स पे दिखाई दे रहे हैं। पार्ट्स वेयर एलोन मॉर्बिडली अफेक्टेड। एलोपैथिक मोड ये बताता है कि केवल वो पार्टिकुलर पार्ट ही हमारा अफेक्टेड है, मॉर्बिडली अफेक्टेड है। रेस्ट ऑफ द बॉडी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द डिजीज। ए थियोरेटिकल अब्सर्ड डॉक्ट्राइन, ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। ये सोच जो होती है कि केवल एक पार्टिकुलर पार्ट ही हमारा अफेक्टेड है लोकल मेलेडीज में।
हमारा रेस्ट ऑफ द बॉडी फ्री है, बट ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट एफर्म है 186, आर लोकल मेलेडी रियली एक्सटर्नल? क्या लोकल मेलेडी एक्चुअली में रियल में एक्सटर्नल ही है या इंटरनल भी होता है? शॉर्ट टाइम प्रीवियसली सोनली बाय एन एक्सटर्नल लीजन स्टिल अपीयर एट द फर्स्ट साइट टू डिजर्व द नेम ऑफ लोकल डिजीज। लोकल डिजीज वैसे कब बोलेंगे? जो कुछ समय पहले अगर एक्सटर्नल लीजन हुआ है हमारे किसी भी बॉडी पार्ट्स पे, और उसके वजह से अगर किसी तरह का लीजन दिख रहा है, एलिमेंट्स दिख रहा है, तो उसको हम लोग लोकल डिजीज बोलते हैं। जैसे जो लोकल डिजीज होगा प्रीवियसली अगर इंजुरी की वजह से हुआ रहेगा तो रिलीगेटेड टू सर्जरी, उसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। अफेक्टेड पार्ट्स रिक्वायर मैकेनिकल एड, जो पार्ट्स अफेक्टेड होता है उसको मैकेनिकल एड की आवश्यकता होती है एक्सटर्नल, और उसको एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल्स से बचाना पड़ता है क्योर करने के लिए। इसी संदर्भ में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे रिडक्शन ऑफ द डिसलोकेशन। अगर कोई भी ज्वाइंट्स डिसलोकेट होता है तो उसका रिडक्शन जो करते हैं वो मैकेनिकली करते हैं। बाई बैंडेज टू ब्रिंग टुगेदर द लिप्स ऑफ वुंड्स, अगर किसी तरह का वुंड हो जाता है तो उसके दोनों लिप्स को एक साथ बैंडेज करते हैं। बाय द एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉरेन बॉडीज दैट हैव पेनेट्रेटेड इनटू द लिविंग पार्ट्स, अगर कोई हमारे लिविंग पार्ट्स में कोई फॉरेन बॉडी इंड्यूस हो गया है तो उसको बाहर निकालना, ये सारे मैकेनिकली हमें करने पड़ते हैं। तो ये इस तरीके के अगर एलिमेंट्स दिख रहे हैं तो वो एक्चुअली में लोकल डिजीज है। वो केवल एक पार्टिकुलर एरिया में ही वो रहते हैं। बट कभी कभी किसी कुछ केसेस में होते हैं कि वो क्या करते हैं, पूरे होल बॉडी को अफेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा हुआ है, जैसे होल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स एज इट ऑलवेज डज एक्टिव डायनेमिक एट पुट इन पोजीशन accomplish the work of healing when the violent fever resulting from extensive contusion। कभी कभी होता है कि जो एक्सटर्नली लीजन होते हैं उसकी वजह से क्या होगा, हमारे वायलेट फीवर आ जाएगा, लेसेटेड मसल्स के कंडीशंस में आ जाएगा वायलेट फीवर। टेंडन्स एंड ब्लड वेसल्स रिक्वायर्स टू बी रिमूव्ड बाय मेडिसिन गिवन इंटरनली, वैसे केसेस में हमें इंटरनली मेडिसिन भी देने पड़ते हैं ताकि वो जो इंजुरी है एलिमेंट्स है वो उसको हम लोग रिमूव कर सके। External pain of scalded or burnt parts needs to be homeopathically subdued. Then the services of the dynamic physician and his helpful homeopathy came into requisition। नेक्स्ट एफोरिज्म है 187, इसमें बताया जा रहा है कि लोकल एलिमेंट्स ड्यू टू इंटरनल मेलेडी। अभी तो एक्सटर्नल लीजन की वजह से जो बताया जा रहा था कि लोकल एलिमेंट्स, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है लोकल एलिमेंट्स ड्यू टू इंटरनल मेलेडी। हमारे इंटरनल डिजीज की वजह से लोकल एलिमेंट्स किस तरह से आ रहे हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एलिमेंट्स अपियरिंग इन द एक्सटर्नल पार्ट्स नॉट एराइज फ्रॉम एक्सटर्नल इंजुरी। वैसे इंजुरी जो एक्सटर्नल पार्ट्स पे अपियर तो हो रहे हैं लेकिन नॉट एराइज फ्रॉम एक्सटर्नल इंजुरी, एक्सटर्नल इंजुरी से जो एराइज नहीं हो रहे हैं। स्लाइट एक्सटर्नल वुंड फॉर देयर इमीडिएट एक्साइटिंग कॉज, किसी एक्साइटिंग कॉज की वजह से एक्सटर्नल वुंड्स बन रहे हैं। आर प्रोड्यूस्ड सोर्सेस लाइज इन द सम इंटरनल मेलेडी। इस तरह के केसेस में के जो सोर्सेस हैं वो हमारे बॉडी के इंटरनली प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल मेलेडी की वजह से इस तरीके के केसेस दिखने को मिलते हैं। इसके लिए क्या करना है, ट्रीट देम ओनली और ऑलमोस्ट ओनली सर्जिकली विथ टॉपिकल एप्लीकेशंस एज द ओल्ड स्कूल पर्निशियस इन इट्स रिजल्ट्स। इस तरीके के केसेस को ओल्ड स्कूल में क्या किया जाता था, इसको सर्जिकली या टॉपिकल एप्लीकेशन देकर के इसको रिमूव किया जाता था, जो कि बहुत ही पर्निशियस होता था, बहुत ही हानिकारक, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक होता था। तो एक स्लाइड में हमने बना दिया लोकल मेलेडीज। लोकल मेलेडीज किस कारण से होगा, ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, और एक होगा ड्यू टू इंटरनल कॉज। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट एफोज में है 188 एफोज में, आर द लोकल मेलेडीज प्योरली टॉपिकल? क्या लोकल मेलेडीज जो होते हैं वो प्योरली टॉपिकल होते हैं? तो इसके बारे में बताया गया है कि these affections were considered to be merely topical and were therefore called local disease as if they were maladies wherein the organism took little or no part or affection of these particular visible part of which the rest of the living organism so speak knew nothing। ये ओल्ड स्कूल के बारे में बताया जा रहा है कि ओल्ड स्कूल में किस तरीके से ब्लंडर किया जाता था, पर्निशियस ब्लंडर ऑफ द ओल्ड स्कूल। कि वो लोग बताते हैं कि एक लिटिल पार्ट
हमारा जो बॉडी का लिटिल पार्ट है या एक पार्टिकुलर पार्ट है वही इन्फेक्टेड होता है। नेक्स्ट एफर्म है 189। एक्सटर्नल लोकल एलिमेंट्स अराइज, परसिस्ट और इवन ग्रो वर्स विदाउट एन इंटरनल कॉज। यहाँ बताया जा रहा है कि क्या जो एक्सटर्नल लोकल एलिमेंट्स है वो एराइज कर सकता है, परसिस्ट कर सकता है और वर्सली ग्रो कर सकता है बिना इंटरनल कॉज के। तो इसका यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है कि नो एक्सटर्नल मेलेडी, कोई ऐसा एक्सटर्नल मेलेडी नहीं है जो कैन एराइज, परसिस्ट और इवन ग्रो वर्स विदाउट सम इंटरनल कॉज। कोई ऐसा एक्सटर्नल मेलेडी नहीं है जो ग्रो कर सके, एराइज कर सके, परसिस्ट कर सके बिना इंटरनल कॉज के, विदाउट द कॉपरेशन ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म। बिना होल ऑर्गेनिज्म के कॉपरेशन के वो ना एराइज कर सकता है, ना परसिस्ट कर सकता है और ना ही ग्रो कर सकता है। इसी संदर्भ में आगे और बताया गया है कि विदाउट द कंसेंट ऑफ द होल ऑफ द रेस्ट ऑफ द हेल्थ एंड विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द होल ऑफ द बॉडी। बिना पार्टिसिपेशन के, बिना होल ऑफ द बॉडी, होल ऑफ द रेस्ट ऑफ द बॉडी के हेल्थ के कंसेंट के ये एक्सटर्नल एलिमेंट्स जो है या एक्सटर्नल मेलेडी जो है वो अपीयर नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे और कुछ और बताया गया है। एन इंडिविजुअल होल इन द सेंसेशन एंड फंक्शंस, नो इरप्शन ऑन द लिप्स, नो विटलो कैन अकर विदाउट प्रीवियस एंड साइमल्टेनियस इंटरनल इल हेल्थ। किसी तरह का इरप्शन लिप्स पे या विटलो जो होता है वो कभी नहीं आएगा अगर इंटरनल इल हेल्थ हमारा नहीं चल रहा है पहले से। तो अगर इंटरनल इल हेल्थ चल रहा है देन तभी ही ये लिप्स पे किसी तरह के इरप्शंस या विटलो हमारे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता दिया गया 189 अफर्ज में कि एक्सटर्नल लोकल एलिमेंट्स जो हैं वो बिना इंटरनल मेलेडी के वो अपीयर नहीं हो सकते। नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट अफर्ज 190। मोस्ट जुडिशियस, श्योर, इफिकेशियस एंड रेडिकल ट्रीटमेंट। अगर इस तरीके के केसेस आते हैं तो इसका इफिकेशियस, श्योर और रेडिकल ट्रीटमेंट क्या है? तो इस तरीके के ट्रीटमेंट के लिए हमारे होम्योपैथिक में बताया जा रहा है, ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में, ऑल थ्रू मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज ऑन द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हैज अकर्ड फ्रॉम लिटिल और नो इंजुरी फ्रॉम विदाउट। वैसे वैसे लोकल एलिमेंट्स जो क्या हो रहे हैं, अकर्ड फ्रॉम लिटिल, एक लिटिल या नो इंजुरी फ्रॉम विदाउट, बाहर से किसी तरह का इंजुरी नहीं हुआ या स्लाइट इंजुरी हुआ, उस तरीके के केसेस के लिए क्या करना होगा? मस्ट इफेक्ट द एनिहिलेशन एंड क्योर ऑफ द जनरल मेलेडी बाय मींस ऑफ इंटरनल रेमेडीज। इस तरीके के केसेस के लिए उसको एनिहिलेट करने के लिए, क्योर करने के लिए बस एक ही उपाय है, इंटरनल रेमेडीज। If it is wished that the treatment should be judicious, sure and efficacious and radical। इंटरनल मेडिसिन से ही वो जुडिशियस होगा, श्योर होगा, इफिकेशियस होगा और रेडिकल ट्रीटमेंट होगा इस तरह के लोकल एलिमेंट्स के लिए। नेक्स्ट है 191 में बताया जा रहा है इफेक्ट ऑफ सुटेबल कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ऑन लोकल एलिमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं उसका इफेक्ट लोकल एलिमेंट्स पे क्या आएगा? तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए बताया जा रहा है मोस्ट अनएम्बिगुअस मैनर बाय एक्सपीरियंस, एवरी पावरफुल इंटरनल मेडिसिन immediately after its ingestion causes important changes in the general health of such a patient and particularly in the affected external parts। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जनरल हेल्थ पे इफेक्ट तो करता ही करता है, साथ ही वो जो एक्सटर्नल पार्ट्स अफेक्टेड हुआ है, लोकल एलिमेंट्स हुआ है, लोकल मेलेडी हुआ है, उस पार्ट्स पे भी अफेक्ट करता है, उस पार्ट को भी प्रॉपरली वो करता है। इवन इन अ सो कॉल्ड लोकल डिजीज ऑफ द मोस्ट एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी and the change it produces it most salutary, being the restoration to the health of the entire body along with the disappearance of the external affection without the aid of any external remedy। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी सिलेक्ट करते हैं तो वो हमारे जनरल हेल्थ को तो प्रॉपरली ठीक करता ही है, साथ में वो जो एक्सटर्नल पार्ट्स पे लोकल डिजीज शो हो रहा है, दिखाई दे रहा है, तो उसको भी वो क्योर करेगा, उसको भी डिसअपियर करेगा विदाउट एनी एक्सटर्नल रेमेडी, बिना एक्सटर्नल रेमेडी दिए हुए ही वो उसको क्योर करेगा।
नेक्स्ट एफर्ज में 192 एफर्ज 192 एफर्ज में बताया जा रहा है कि हाउ टू सेलेक्ट ए सुटेबल कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन फॉर लोकल एलिमेंट्स। अगर लोकल एलिमेंट्स आ रहे हैं तो लोकल एलिमेंट्स के लिए कैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है एग्जैक्ट कैरेक्टर ऑफ द लोकल अफेक्शन का एग्जैक्ट कैरेक्टर, ऑल द चेंजेज, उसमें चेंजेज क्या आए हैं, नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है उसमें चेंजेस क्या आए हैं, सफरिंग्स एंड सिम्टम्स ऑब्जर्वेबल इन द पेशेंट्स हेल्थ, पेशेंट्स के हेल्थ में सफरिंग सिम्टम्स में क्या ऑब्जर्व हो रहे हैं, एंड विच में हैव बीन प्रीवियसली नोटिस्ड, और साथ ही साथ उसने पहले क्या नोटिस किया है उसको भी ये करते हैं, मेंशन करते हैं। व्हेन नो मेडिसिन हैड बीन यूज्ड, जब वो किसी तरह का मेडिकेशन पे नहीं था उस समय उसने क्या नोटिस किया, और प्रेजेंट में उसकी क्या हेल्थ है, प्रेजेंट में क्या सिम्टम्स उसको ऑब्जर्व हो रहे हैं, चेंजेस क्या आ रहे हैं, और लोकल अफेक्शंस का एग्जैक्ट कैरेक्टर, इन सब को हम जब एक साथ कंजंक्शन करते हैं तो हमारा कंप्लीट पिक्चर ऑफ द डिजीज बनता है। एंड देन पिकुलियर एक मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं, रेमेडी सेलेक्ट करते हैं व्हिच पिकुलियर पैथोजेनेटिक इफेक्ट्स आर नोन, जिसका पिकुलियर पैथोजेनेटिक इफेक्ट्स हमें पता हो उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट एफर्ज 194 एफर्ज 194 एफर्ज में बताया जा रहा है एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ सुटेबल मेडिसिन इज यूजफुल और नॉट। अगर लोकल एलिमेंट्स हो रहे हैं तो उसके लिए हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन जो है वो हमारे लिए सुटेबल होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे डॉक्टर हैनीमैन डायरेक्टली मना कर देते हैं, इट इज नॉट यूजफुल either in acute local disease of recent origin or in local affections that have already existed a long time। चाहे वो किसी भी तरह का लोकल अफेक्शन हो, चाहे वो रिसेंट ओरिजिन का हो या एक लंबे समय से वो एग्जिस्ट कर रहा हो, किसी भी केसेस में एक्सटर्नल एप्लीकेशन यूजफुल नहीं है। तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन किस तरह का, टू रब इन और अप्लाई एक्सटर्नली टू द स्पॉट एंड एक्सटर्नल रेमेडी, एक्सटर्नल रेमेडी को रब करना या एक्सटर्नली अप्लाई करना, इवन दो इट बी द स्पेसिफिक एंड व्हेन यूज इंटरनली, चाहे वो स्पेसिफिक हो, स्पेसिफिक रेमेडी हो, या चाहे उस मेडिसिन को हम लोग इंटरनली यूज कर रहे हो, selected by region of its homeopathicity even though it should be at the same time administered internally। नेक्स्ट है स्पेसिफिक रेमेडी फॉर लोकल एलिमेंट्स बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एप्लीकेशन इज एडवाइजेबल और नॉट। ठीक है, इसी में एक्सटर्नल एप्लीकेशन की इसी एफओज में 194 एफओज में ही पहले बताया जा रहा है कि यूजफुल है या नहीं है। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि स्पेसिफिक रेमेडी जो है लोकल एलिमेंट्स के लिए वो इंटरनल और एक्सटर्नली दोनों एप्लीकेशन एडवाइजेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑफ द एक्यूट टॉपिकल अफेक्शंस which have not been caused by external injury of proportionate violence but by dynamic or internal cause yield most surely to internal remedies homeopathically generally without any other aid। तो यहाँ पे जो टॉपिकल अफेक्शंस है जो एक्सटर्नल इंजुरी से कॉज्ड नहीं है, जो बाहरी किसी भी इंजुरी से हम वो वायलेंस से क्रिएट नहीं हुए हैं, वो डायनेमिकली और इंटरनल कॉजेज की वजह से अगर क्रिएट हुए हैं तो वहां पे हमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन करना सही नहीं है, वहां पे इंटरनल मेडिकेशन इंटरनल रेमेडी से ही वो सही होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट इसी एफर्ज में एक बात और बताई जा रही है कि इफ सुटेबल इंटरनल इंटरनल मेडिसिन फेल्स टू क्योर व्हाट डज इट मीन्स। अगर यहाँ पे बताया गया कि इंटरनल मेडिसिन ही देना है एक्सटर्नली नहीं देना है, तो एक और बात सामने आ रही है कि अगर इंटरनल मेडिसिन फेल फेल हो जाता है क्योर करने में तो इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है बट इफ दीज डिजीजेज डू नॉट इल्ड टू देम completely and if there still remain in the affected spot and in the whole state notwithstanding good regimen a relic of disease which the vital force is not competent to restore to the normal state। ये अगर वो इंटरनल मेडिसिन हमारा फेल हो जाता है इसका मतलब ये है कि कुछ पार्ट लोकल
लोकल पार्ट्स पे कुछ पोर्शंस बच जाते हैं डिजीज के, कुछ स्पॉट्स रह जाते हैं, तो ये शो करता है कि गुड रेजिमेन नहीं है, और इस चीज की वजह से रेलिक ऑफ डिजीज हो जा रहा है। और उसके साथ एक और मेजर फैक्टर है, वाइटल फोर्स इज नॉट कॉम्पिटेंट टू रिस्टोर टू द नॉर्मल स्टेट। हमारा जो वाइटल फोर्स है वो उस लेवल तक सही नहीं है, उस लेवल उस तरह का कॉम्पिटेंट नहीं है जिससे वो नॉर्मल हेल्थ को, नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ को रिकवर कर सके। तो ऐसा क्यों है? ऐसा तभी होता है जब ए प्रोडक्ट ऑफ सोडा, सोडा का एक प्रोडक्ट लेटेंट इन द इंटीरियर, अगर वो लेटेंट है, अगर वो लेटेंट सोडा प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, तो वो कंप्लीटली क्योर नहीं होने देगा, वो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेगा, बस्ट फॉर एंड इज ऑन द पॉइंट डेवलपिंग इनटू अ पल्पेबल क्रोनिक डिजीज। और वो बाद में क्या होगा, बस्ट करेगा और एक पल्पेबल क्रोनिक डिजीज के रूप में सामने दिखाई देगा। नेक्स्ट एफोरिज्म है 195। इस एफोरिज्म में बताया जा रहा है कि क्रोनिक नॉन वेनेरियल लोकल एलिमेंट्स को ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। नॉन वेनेरियल लोकल एलिमेंट्स, यहाँ पे वेनेरियल डिजीज की बात बात नहीं हो रही है, नॉन वेनेरियल की बात हो रही है। तो नॉन वेनेरियल के बारे में बताया जा रहा है, इन ऑर्डर टू अफेक्ट रेडिकल क्योर इन सच केसेस विच आर बाय नो मीन्स रेयर, आफ्टर द acute state has pretty well subsided, an appropriate antisodic treatment। नॉन वेनेरियल केसेस में क्या करना है, रेडिकल क्योर के लिए हमें अप्रोप्रिएट एंटीसोडिक ट्रीटमेंट देना है। Not obvious venereal, the antisodic internal treatment is moreover alone requisite। तो नॉन वेनेरियल लोकल एलिमेंट्स के लिए हमें केवल एंटीसोडिक मेडिसिन जो है वो सफिशियंट है उसको क्योर करने के लिए। नेक्स्ट एफोरिज्म 196। 196 एफोरिज्म में बताया जा रहा है एक्सटर्नल एंड इंटरनल एप्लीकेशन ऑफ सुटेबल मेडिसिन। पहले तो बताया गया कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन जो है वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, बट 196 एफर्ज में डॉक्टर हैनीमैन ने इसको ऐड किया है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एप्लीकेशन ऑफ सुटेबल मेडिसिन। तो वो क्यों किया है उसके बारे में बताया है इन्होंने कि it might indeed seem as though the cure of such disease would be hastened by employing the medicinal substance which is known to be truly homeopathic to the totality of the symptoms, not only internally but also externally, because the action of medicine applied to the seat of the local affection might effect a more rapid change in it। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि अगर एक्सटर्नली एप्लीकेशन करते हैं तो एक्सटर्नली एप्लीकेशन किसका, ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स ट्रूली होम्योपैथिक मेडिसिन का, जो मेडिसिन हम इंटरनली उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वही सेम मेडिसिन हम अगर एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होगा, फास्टेंड जो इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट जो होगा वो वेरी फास्ट होगा, रैपिड चेंज होगा, उसके अंदर लोकल अफेक्शन के अंदर रैपिड चेंज होगा। एक तो एक्सटर्नली भी देंगे और इंटरनली भी देंगे, बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि ओनली ओनली दैट मेडिसिन आर अप्लाइड एक्सटर्नली विच आर ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। जो हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बेसिस पे इंटरनली एप्लीकेशन कर रहे हैं मेडिसिन का, सेम मेडिसिन को हम एक्सटर्नली एप्लीकेशन करेंगे। नेक्स्ट एफोरिज्म 197। 197 एफोरिज्म में बताया जाए, इन एडमिसिबल टू अप्लाई सुटेबल मेडिसिन बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली इन मियाजमेटिक ओरिजिन केसेस। अगर मियाजमेटिक ओरिजिन केसेस हैं, मियाज्म की वजह से केसेस ओरिजिन हो रहे हैं, तो वहां पे एक्सटर्नल वो इनएडमिसिबल है। तो किस तरह के केसेस के बारे में बात हो रही है, दिस ट्रीटमेंट हाउएवर इज क्वाइट इनएडमिसिबल नॉट ओनली फॉर द लोकल सिम्टम्स अराइजिंग फ्रॉम द मियाज्म ऑफ सोरा बट ऑल्सो एंड स्पेशली फॉर दोज ओरिजिनेटिंग इन द मियाज्म ऑफ सिफिलिस और साइकोसिस। यहाँ पे केवल सोरा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे तीनों मियाज्म के बारे में बात हो रही है कि अगर किसी भी तरह के मियाज्म से अगर ये ओरिजिन हो रहा है, चाहे वो सिफिलिस हो, साइकोसिस हो या सोरा हो, तो वहां पे हमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन नहीं करने हैं। Chief symptom is a constant local affection has a great disadvantage that such by a topical application। अगर वहां पे हम लोग टॉपिकल एप्लीकेशन कर देते हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो चीफ सिम्टम्स है
जो लोकल एलिमेंट्स हमें दिखाई दे रहे थे, जो वो हमारे चीफ सिम्टम्स हैं, वो क्या होंगे, वो ऑब्सक्योर हो जाएंगे, जिससे हमें बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज होगा उसको ट्रीट करने में। नेक्स्ट है उसी के बारे में बताया जाएगा। अगर टॉपिकल एप्लीकेशन करते हैं तो क्या होगा, दिस चीफ सिम्टम recent each eruption Sankar condylomata will usually be annihilated sooner than the internal disease। अगर एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं जो मियाजमेटिक कॉज की वजह से है, तो वो क्या होंगे कि जो इंटरनल डिजीज जल्दी एनिलेट नहीं होंगे, उसके पहले हमारे जो एक्सटर्नल कंप्लेंट्स दिखाई दे रहे थे वो जल्दी रिमूव हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, एंड वी शैल नाउ बी डिसीव्ड बाय द semblance ऑफ ए परफेक्ट क्योर, और एटलीस्ट इट विल बी डिफिकल्ट एंड इन सम केसेस इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन फ्रॉम ए प्री मैच्योर डिसअपियरेंस ऑफ द लोकल सिम्टम्स। इससे हमें क्या होगा, डिफिकल्टी होगी कि कंप्लीटली एनहिलेशन ऑफ द डिजीज हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि एक्सटर्नल एप्लीकेशन से क्या होगा कि प्री मैच्योर डिसअपियरेंस ऑफ लोकल सिम्टम्स जल्दी ही डिसअपियर हो जाएंगे, और जिससे हमें कैलकुलेशन करने में डिफिकल्टी आएगी कि इंटरनल डिजीज अभी प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट है या नहीं है। इसलिए बताया जा रहा है कि मियाजमेटिक केसेस में एक्सटर्नल एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एफर्ज नंबर 198, ओनली लोकल एप्लीकेशन ऑफ सुटेबल पावरफुल मेडिसिन इज इनएडमिसिबल। व्हाई? केवल लोकल एप्लीकेशन, सुटेबल पावरफुल मेडिसिन का लोकल एप्लीकेशन मना है, क्यों? The mere topical employment of medicines that are powerful for cure when given internally to the local symptom of chronic miasmatic disease is for the same reason quite inadmissible, for if the local affection of the chronic disease be only removed locally and in one-sided manner, the internal treatment indispensable for the complete restoration of the health remains in dubious obscurity। तो अगर इस तरीके से अगर केवल हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन कर देते हैं, लोकल एप्लीकेशन कर देते हैं पावरफुल मेडिसिन का, जो इंटरनली देने से उसको क्योर कर सकता है, तो अगर केवल लोकली एप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा कि वन साइडेड मैनर में उसको रिमूव कर रहे हैं। तो एक्सटर्नली रिमूव तो हम कर सकते हैं, बट इंटरनली क्या होगा, इंटरनली वो प्रेजेंट रहेगा, जिससे क्या होगा कि कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ नहीं होगा, और हमारा हेल्थ जो है वो हमेशा डिजीज कंडीशन में प्रेजेंट रहेगा। The chief symptom is gone and there remain only the other less distinguishable symptoms, which are less constant and less persistent than the local affection and frequently not sufficiently peculiar and too slightly characteristic to display after that। इस तरीके से क्या होगा, लोकल एप्लीकेशन कर देंगे तो चीफ जो कंप्लेंट्स है, लोकल मेलेडीज का जो चीफ सिम्टम है, लोकल सिम्टम्स, वो क्या होंगे, वो ऑब्सक्योर हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमें चीफ कंप्लेंट्स नहीं मिलेंगे, तो हम उसको प्रॉपर क्योर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट एफर्ज 199। 199 एफर्ज में बताया गया है कि डिसएडवांटेज ऑफ लोकल एलिमेंट्स बाय सर्जरी और क्रोडिंग और ड्राइंग एजेंट्स। अगर लोकल एलिमेंट्स को का सर्जरी कर देते हैं या क्रोडिंग कर देते हैं या ड्राइंग एजेंट्स अप्लाई करते हैं, तो उसका डिसएडवांटेज हमें क्या मिलेगा। इफ द रेमेडी परफेक्टली होम्योपैथिक टू द डिजीज हैड नॉट येट बीन डिस्कवर्ड, जब परफेक्टली होम्योपैथिक मेडिसिन डिजीज का डिस्कवर नहीं हुआ था, उस समय क्या होता था, एट द टाइम व्हेन द लोकल सिम्टम्स वेर डिस्ट्रॉयड बाय अ कोरोसिव, उस समय लोकल एलिमेंट्स को डिस्ट्रॉय करते थे कोरोसिव से, डेसिकेटिंग एक्सटर्नल रेमेडी और बाय द नाइफ, then the cases becomes much more difficult on the account of too indefinite and inconstant appearance of remaining symptoms। तो उस जमाने में होता था कि जो लोकल एलिमेंट्स होते थे उसको कोरोसिव किसी तरह के एसिड्स वगैरह से जला देना, या एक्सटर्नल रेमेडी अप्लाई करना, या नाइफ से कट कर देना। इस तरीके से करने से क्या होता था कि इंटरनल मेलेडी तो बचा रह जाता था, लेकिन एक्सटर्नल मेलेडी जो है वो ऑब्सक्योर हो जाता था, जिससे क्या होता था, डिजीज जो है वो इंटरनली प्रेजेंट रहता था। For what might have contributed most to determine the selection of the most suitable remedy and its internal employment,
until the disease should have been completely annihilated, namely the external principal symptom has been removed from our observation. हमारे ऑब्जर्वेशन से क्या होता था कि एक्सटर्नल प्रिंसिपल सिम्टम रिमूव हो जाते थे, बट इंटरनल सिम्टम्स बचे रह जाते थे. नेक्स्ट अफॉर्म नंबर 200, हाउ लोकल सिम्टम्स एक्ट्स एज एन एड टू क्योर. लोकल मेलेडीज के केसेस में बताया जा रहा है कि लोकल सिम्टम्स जो है उसको हमें रिमूव नहीं करना है, वो कैसे हमें वो क्योर करने में सहायता करते हैं. उसके लिए बताया जा रहा है, had it still been present to guide the internal treatment. प्रेजेंट टू गाइड द इंटरनल ट्रीटमेंट. ये जो लोकल सिम्टम्स हैं वो हमें क्या करते हैं, गाइड करते हैं इंटरनल ट्रीटमेंट में. द होम्योपैथिक रेमेडी फॉर द होल डिजीज माइट हैव बीन डिस्कवर्ड एंड हैड दैट बीन फाउंड. द persistence of local affection during its internal employment would have shown that the cure was not yet completed. तो लोकल सिम्टम्स कैसे हमें गाइड करते हैं, जब हम इंटरनल ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू हमें लोकल अफेक्शन जो है वो उसमें क्या होता है कि इंप्रूवमेंट होता है, इंटरनल एम्प्लॉयमेंट से इंप्रूवमेंट होता है. तो हमें पता चलता है कि जो डिजीज है, जो इंटरनल मेलेडी है, वो अभी तक क्योर कंप्लीटली नहीं हुआ है. तो इस तरीके से लोकल सिम्टम्स जो है हमें हेल्प करते हैं. बट वेयर इट क्योर्ड ऑन इट्स सीट, it would be a convincing proof that the disease was completely eradicated. और जब इंटरनल ट्रीटमेंट से अगर उस लोकल अफेक्शन, लोकल सिम्टम्स अगर रिमूव हो जाता है, तो हम इसको ये कन्विंसिंग हो जाता है, कन्विंसिंग प्रूफ हो जाता है कि डिजीज वाज कंप्लीटली इरेडिकेटेड, कि डिजीज कंप्लीटली इरेडिकेट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन 201, हाउ लोकल एलिमेंट्स अराइज एंड कंटिन्यू. लोकल एलिमेंट्स कैसे अराइज होता है और कंटिन्यू होता है. It is evident that man's vital force, when encumbered with a chronic disease which it is unable to overcome by its own powers, adopts the plan of developing a local melody on some external part. तो कैसे लोकल एलिमेंट्स अराइज हो रहा है कि अगर किसी तरह का क्रोनिक डिजीज है जिससे कि हमारा जो ओन पावर है वो उस डिजीज को ओवरकम नहीं कर पा रहा है, अनेबल है ओवरकम करने में, देन वहां पे लोकल मेलेडी, एक्सटर्नल पार्ट्स पे लोकल मेलेडी के रूप में वो डेवलप होता है. कीपिंग इन अ डिजीज स्टेट दिस पार्ट विच इज नॉट इंडिस्पेंसिबल टू ह्यूमन लाइफ, इट मे देयरबाय साइलेंस द इंटरनल डिजीज which otherwise threatens to destroy the vital organs, and that it may thereby, to speak, transfer the internal disease to the vicarious local affection. तो लोकल मेलेडी में एक्सटर्नल पार्ट्स पे एक लोकल मेलेडी दिखाई दे देता है, और उसके साथ क्या होता है, साइलेंस द इंटरनल डिजीज. जो इंटरनल डिजीज है वो साइलेंस रहता है, साइलेंट रहेगा, अदरवाइज थ्रेटन्स द डिस्ट्रॉय द वाइटल ऑर्गन्स, या हो सकता है कि वो थ्रेटन करे, डराए कि किसी वाइटल ऑर्गन को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है. ट्रांसफर द इंटरनल डिजीज टू द विकेरियस लोकल अफेक्शन, और वो ट्रांसफर हो जाता है, इंटरनल डिजीज जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है विकेरियस लोकल अफेक्शन पे. तो इस तरीके से ओरिजिन होता है हमारा लोकल एलिमेंट्स. नेक्स्ट, द साइलेंस ऑफ लोकल अफेक्शन दस साइलेंसेस फॉर ए टाइम. जो लोकल अफेक्शन का प्रेजेंस है वो कुछ समय के लिए साइलेंट रहता है. द इंटरनल डिजीज जो है वो साइलेंट रहेगा, दो विदाउट बीइंग एबल आइदर टू क्योर इट और टू डिमिनिश इट मटेरियली, जब तक उसको मटेरियली हम लोग लोकल अफेक्शन को रिमूव नहीं करते हैं. इस बीच में और बताया जा रहा है, द लोकल अफेक्शन हाउएवर इज नेवर एनीथिंग एल्स देन अ पार्ट ऑफ द जनरल डिजीज. यहाँ पे एक क्लियर बताया जा रहा है कि लोकल अफेक्शन जो है वो जनरल डिजीज के अलावे कुछ नहीं है. जनरल डिजीज कहने का मतलब है कि वो ऑन द होल पूरे ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रहा है, एक लोकल पार्ट को अफेक्ट नहीं कर रहा है, ऑन द होल पूरे जनरल जनरल हेल्थ को वो अफेक्ट कर रहा है, इसीलिए जनरल डिजीज की बात की जा रही है. बट ए पार्ट ऑफ इट
increased all in one direction by the organic vital force and transferred to a less dangerous part of the body in order to allow the internal elements. Internal elements जो होता है वो internally किसी वाइटल ऑर्गन को डैमेज करे उसके पहले हमारे बॉडी जो है उसको वो बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में हमें शो कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, जिससे हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उस डेंजरस कंडीशन से बच सके। ये कंटिन्यूएशन का प्रोसेस बताया जा रहा है कि कैसे कंटिन्यू हुआ। द इंटरनल डिजीज ऑन द कॉन्ट्रेरी कंटिन्यूज इन स्पाइट ऑफ इट। इंटरनल डिजीज जो है वो कंटिन्यू करता है ग्रेजुअली टू इंक्रीज एंड नेचर इज कॉन्स्टेंट टू इनलार्ज एंड एग्रावेट द लोकल सिम्टम ऑलवेज मोर एंड। तो ओरिजिन तो हो गया, लेकिन इंटरनल डिजीज जो है वो कंटिन्यूअस अपने प्रोसेस में ग्रेजुअली इंक्रीजिंग प्रोसेस में वो कंटिन्यू रहता है। नेचर इज कांस्टेंट टू इनलार्ज, वो नेचर 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 के अकॉर्डिंग वो इनलार्ज होते रहेगा। एग्रावेट द लोकल सिम्टम, और लोकल सिम्टम्स को एग्रावेट करते रहेगा ऑलवेज मोर एंड मोर, हमेशा ज्यादा से ज्यादा वो लोकल सिम्टम्स को एग्रावेट करेगा। इन ऑर्डर दैट इट में स्टिल सफिश एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द इंक्रीज इंटरनल डिजीज। क्या है ये, जो एक्सटर्नली जो लोकल सिम्टम्स है वो कंटिन्यूली एग्रावेट कर रहे हैं, वो किसके सफिस में, तो सब्स्टिट्यूट फॉर द इंटरनल डिजीज। इन इंटरनल इन डिजीज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, उसके सब्स्टिट्यूट में क्या हो रहा है कि लोकल सिम्टम्स जो है वो और ज्यादा एग्रावेट हो रहे हैं। इसी में एग्जांपल बताया जा रहा है, ओल्ड अल्सर्स ऑन द लेग्स गेट वर्स एज लॉन्ग एज द इंटरनल सोरा इज अनक्योर्ड। ओल्ड अल्सर्स जो है वो अगर लेग्स पे हैं तो वो कंटिन्यूअसली वर्स कंडीशन में जाते जाएंगे एज लॉन्ग एज द इंटरनल सोरा इज अनक्योर्ड, जब तक इंटरनल सोरा को हम लोग अनक्योर्ड छोड़ेंगे तब तक। द सैंकर इनलार्जेज एज लॉन्ग एज द इंटरनल सिफिलिस रिमेन अनक्योर्ड। सैंकर जो है वो तब तक इनलाज होगा, तब तक बढ़ते जाएगा जब तक हम इंटरनल सिफिलिस को अनक्योर्ड छोड़ देंगे। जस्ट एज द इंटरनल डिजीज कंटिन्यूज टू इंक्रीज एज टाइम गोज ऑन, और इस तरीके से जो इंटरनल डिजीज है वो कंटिन्यूअसली अपना जो प्रोग्रेस है वो कंटिन्यू रखेगा, जब तक हम उसको उस परफेक्टली मेडिसिन से उसको ट्रीट नहीं करेंगे, तब तक वो कंटिन्यूअसली इन अपने डिजीज के प्रोग्रेस को कंटिन्यू रखेगा। नेक्स्ट स्टेप में 202 रिएक्शन ऑफ एक्सटर्नली रिमूविंग ए लोकल सिम्टम। अगर लोकल सिम्टम्स को अगर हम लोग एक्सटर्नली रिमूव कर देते हैं तो उसका रिएक्शन क्या होगा। तो एक्सटर्नली रिमूविंग जो प्रोसेस है वो ओल्ड स्कूल में होता था। ओल्ड स्कूल फिजिशियन क्या करते थे, डिस्ट्रॉय द लोकल सिम्टम बाय द टॉपिकल अफेक्शन ऑफ एक्सटर्नल रेमेडीज अंडर द बिलीफ that he thereby cures the whole disease. Nature makes up for its loss by rousing the internal malady and the other symptoms that previously existed in a latent state side by side with the local affection. अगर हम एक्सटर्नली रिमूव कर देते हैं किसी भी लोकल एलिमेंट्स को, लोकल मेलेडी को, तो वो क्या होगा, उससे राउजिंग द इंटरनल मेलेडी, जो बॉडी के अंदर इंटरनल मेलेडी है वो राउज करते जाएगा, वो स्टॉप नहीं होगा, इंटरनल मेलेडी जो है कंटिन्यूअस प्रोग्रेस में रहेगा। एंड द अदर सिम्टम्स दैट प्रीवियसली एग्जिस्टेड, और उसके साथ ही साथ जो पहले से एग्जिस्टेड सिम्टम्स प्रेजेंट थे वो भी कंटिन्यूअस प्रोग्रेस में रहेंगे इन अ लेटेंट स्टेट साइड बाय साइड विद द लोकल अफेक्शन। लोकल अफेक्शन से साथ साथ जो एग्जिस्टेड सिम्टम्स थे वो भी कंटिन्यूअस प्रोग्रेस में रहेंगे। दैट इज टू से सी इंक्रीजेज द इंटरनल डिजीज। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम एक्सटर्नली रिमूव कर देते हैं तो इंटरनल डिजीज जो है वो कंटिन्यूअस इंक्रीज होते रहेगा। When this occurs, it is usual to say, though incorrectly, that the local affection has been driven back into the system or upon the nerves by the external remedies. कहने का मतलब क्या है कि लोकल अफेक्शन क्या होता है, अगर एक्सटर्नली रिमूव करेंगे
तो वो ड्राइवन बैक इनटू द सिस्टम, वो हमारे सिस्टम के बॉडी के सिस्टम में वो ड्राइवन बैक उस वो बैक होके चले जाते हैं, और अपॉन द नर्व्स, या तो बॉडी के अंदर चले जाते हैं या नर्व्स के ऊपर चले जाते हैं बाय द एक्सटर्नल रेमेडी से। तो इस तरीके से बताया गया कि रिएक्शन क्या होगा अगर एक्सटर्नली मूव करेंगे, तो हमारा इंटरनल डिजीज और प्रोग्रेस करेगा, और हो सकता है कि वो डिजीज जो है, लोकल सिम्टम जो है वो हमारे बॉडी सिस्टम में बैक होकर इंटर कर जाए या नर्व्स को अफेक्ट कर दे। नेक्स्ट है एफओइन 203, रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नली रिमूविंग ए लोकल सिम्टम। अगर एक्सटर्नली रिमूव करते हैं लोकल सिम्टम्स को, तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा। Every external treatment of such local symptoms, the object of which is to remove them from the surface of the body, which the internal miasmatic disease is left uncured. अगर एक्सटर्नली हम रिमूव कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि हम लोकली तो उसको ठीक कर दे रहे हैं, लोकली उसको रिमूव कर दे रहे हैं, केवल बॉडी सरफेस से उसको रिमूव कर रहे हैं, बट इंटरनल मियाजमेटिक डिजीज इज लेफ्ट अनक्योर्ड। हमारा इंटरनल जो डिजीज है, मियाजमेटिक डिजीज है, वो अनक्योर्ड रह जाता है। फॉर इंस्टांस, ड्राइविंग ऑफ द स्किन द सोरिक इरप्शन बाई ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑइंटमेंट्स। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि अगर सोरिक इरप्शन आते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑइंटमेंट से, किसी भी तरह के ऑइंटमेंट से अगर स्किन को क्लियर कर देते हैं, ड्राइविंग ऑफ कर देते हैं, तो एक्सटर्नली एक्सटर्नली तो वो रिमूव हो जाता है कंप्लेंट्स, बट वो इंटरनली जो उसके अंदर मियाज जो है वो परसिस्ट करते रहता है। बर्निंग अवे द सैंकर बाय कॉस्टिक्स एंड डिस्ट्रॉइंग द कंडाइलोमाटा ऑन देयर सीट बाय नाइफ। कंडाइलोमाटा को नाइफ से कट कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए, या जो सिफिलिटिक सैंकर है उसको कॉस्टिक से डिस्ट्रॉय कर दिए। एक और एग्जांपल है द लिगेचर और द एक्चुअल कॉटरी, या लिगेचर करके उसको लिगेट करके बांध करके, या एक्चुअली कॉटरी कॉटरी मशीन के द्वारा ही उसको कट कर दिए। दिस pernicious external mode of treatment, hitherto so universal practiced, has been the most prolific source of all the innumerable named or unnamed chronic maladies। इस तरीके से बहुत सारे क्रोनिक मेलेडीज को इस तरीके से प्रैक्टिस किया जा रहा है, ट्रीट किया जा रहा है, एक्सटर्नली रिमूव किया जा रहा है, अंडर विच मैनकाइंड ग्रोन्स। इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिमिनल प्रोसीड्यूर्स द मेडिकल वर्ल्ड कैन बी गिल्टी ऑफ। तो इस तरीके के जो प्रोसेस किए जा रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे डॉक्टर हैनीमैन ने क्या लिखा है, मोस्ट क्रिमिनल प्रोसीड्योर्स, सब बहुत ही बड़ा क्रिमिनल प्रोसीड्योर है ये मेडिकल वर्ल्ड में, जिसके लिए मेडिकल वर्ल्ड दोषी है। इस तरह के एक्सटर्नली जो भी कंप्लेंट्स है, लोकल सिम्टम्स है, उसको एक्सटर्नली रिमूव करना, ये बहुत ही बड़ा क्रिमिनल प्रोसीड्योर है। नेक्स्ट अप्रोच में 204 तो 203 तक की लोकल एलिमेंट्स थे, लेकिन उस फर्दर कंटिन्यूएशन है इसके क्रोनिक डिजीजेस के बारे में ही। कॉज ऑफ क्रोनिक डिजीज एंड रिलेशन टू लोकल सिम्टम्स। क्रोनिक डिजीज का कॉज क्या है और उसका लोकल सिम्टम्स से रिलेशन क्या है। तो क्रोनिक डिजीज जो है वो caused by the irrational, persistent, harassing and pernicious treatment of disease, often only by trivial character by physician of the old school। ओल्ड स्कूल के द्वारा जो प्रोसेस है, पर्निशियस ट्रीटमेंट का प्रोसेस है, उसी के द्वारा हमें ये सब क्रिएट हो रहा है। All the remainder without exception result from the development of these three chronic miasms: internal syphilis, internal psychosis, but chiefly and in indefinitely greater proportion internal SORA। ये तीनों जो है, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, इंटरनली जो प्रेजेंट है, इन्हीं के बारे में बताया जा रहा है कि क्रोनिक डिजीज कैसे, कॉजेटिव फैक्टर क्या है। ऑलरेडी इन पोसेशन ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म and had penetrated it in all directions before the appearance of primary vicarious local symptom of each of them। Scabious। नेक्स्ट अफोरिज्म है 205, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फॉर लोकल सिम्टम्स। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है लोकल सिम्टम्स के लिए। होम्योपैथिक फिजिशियन नेवर ट्रीट्स वन ऑफ देयर प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ क्रोनिक मियाज, नॉर येट वन ऑफ देयर सेकेंडरी अफेक्शन दैट रिजल्ट फ्रॉम देयर फर्दर डेवलपमेंट बाय लोकल रेमेडीज, but he cures in cases where the one or the other appears only the great miasm on which they depend। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जब हम लोकल सिम्टम्स का कर रहे हैं,
तो केवल पार्टिकुलर उस प्राइमरी सिम्टम्स को या क्रोनिक मियाज के प्राइमरी सिम्टम्स को या उसके सेकेंडरी अफेक्शंस को केवल क्योर नहीं करते हैं, उसके साथ क्योर क्या करते हैं, बट ही क्योर्स इन केसेस वेयर द वन और अदर अपीयर्स ओनली द ग्रेट मियाज ऑन विच डिपेंड। साथ ही साथ उसको क्योर करते हैं किसको, ग्रेट मियाज को, जिस मियाज के वजह से वो लोकल सिम्टम्स आया है या प्राइमरी सिम्टम्स जो दिख रहा है तो या सेकेंडरी अफेक्शन उसका दिख रहा है, साथ ही साथ उसका जो मियाज में उसको भी रिमूव करने की कोशिश किया जाता है। बट दिस वाज नॉट द मोड परस्यूड बाय द ओल्ड स्कूल प्रैक्टिशनर्स। बट इस तरह का जो प्रैक्टिस ओल्ड स्कूल के द्वारा था। Homeopathic physician generally finds the primary symptoms have already been destroyed by them by means of external remedies। होम्योपैथिक फिजिशियन के लिए परेशानी की क्या बात है, सबसे बड़ी परेशानी की बात है कि वो जो प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं लोकल अफेक्शन लोकल मेलेडीज के, वो एक्सटर्नल रेमेडीज के द्वारा उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इसके वजह से क्या होगा, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को बनाने में, क्रिएट करने में हमें बहुत ही परेशानी होती है। फॉर नंबर 206, द मोस्ट नेसेसरी पार्ट टू इन्वेस्टिगेट इन क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज के केसेस में मोस्ट नेसेसरी पार्ट क्या है, किसको इन्वेस्टिगेट करना है। Before commencing the treatment of a chronic disease, it is necessary to make the most careful investigation as to whether the patient has had a venereal infection। पहले क्या हमें इन्वेस्टिगेट करना है, पेशेंट हैज हैड अ venereal infection, for then the treatment must be directed towards this alone when only the sign of syphilis are present, but this disease is very seldom met with alone nowadays। तो स्टार्ट कर बिफोर कमेंसिंग ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के पहले क्या करना होगा हमें, मेक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, केयरफुल इन्वेस्टिगेशन करना होगा कि पेशेंट जो है वो वेनेरियल इन्फेक्शन से सफर कर रहा है या नहीं कर, या तो वेनेरियल इन्फेक्शन किस तरह का, तो कॉन्डोलोमाइटस गोनोरिया, किसी तरह गोनोरिया से सफर कर रहा है या नहीं, या सिफिलिस का किसी तरह साइन है या नहीं। देन अगर ये सब हम लोगों ने नोट कर लिया, अगर इन्वेस्टिगेट कर लिया, तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये क्रोनिक डिजीज से सफर कर रहा है या नहीं। इफ सच इन्फेक्शन हैव प्रीवियसली ऑकर्ड, अगर इस तरह का पहले इन्फेक्शन उसको हुआ है, दिस मस्ट ऑल्सो बी बोर्न इन माइंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ दोज केसेस इन विच सोरा इज प्रेजेंट। तो उसके बाद हमारे दिमाग में क्या आता है, बॉर्न इन माइंड, हमारे माइंड में क्या बॉर्न करता है, सोरा इज प्रेजेंट बिकॉज इन देम द लेटर इज कॉम्प्लिकेटेड विद द फॉर्मर। सिम्टम्स आर नॉट दोज ऑफ प्योर सिफिलिस। अभी के समय में क्या हो रहा है कि मिक्स मियाजमेटिक सिम्टम्स आ रहे हैं, लेटर इज कॉम्प्लिकेटेड विद द फॉर्मर। जो बाद में कंप्लेंट्स आ रहे हैं वो कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं पहले वाले से। सिम्टम्स आर नॉट दोज ऑफ प्योर सिफिलिस के कंप्लेंट्स नहीं मिलेंगे। ओल्ड वेनेरियल डिजीज बिफोर हिम, पहले किसी वेनेरियल डिजीज का उसको इन्फेक्शन है। ट्रीट सिफिलिटिक अफेक्शन accompanied mostly by सोरा फॉर इंटरनल इच, फंडामेंटल कॉज ऑफ क्रोनिक डिजीज। तो इस तरीके के केसेस के लिए क्या करना है कि सिफिलिटिक अफेक्शंस का ट्रीटमेंट करने के बाद accompanied mostly by सोरा, और उसको जो सोरा से कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है उसको बाद में एंटीसोरिक ट्रीटमेंट हमें देना होगा। जो फंडामेंटल कॉज ऑफ क्रोनिक डिजीज है, फंडामेंटल कॉज ऑफ क्रोनिक डिजीज दैट इज सोरा, तो एंटीसोरिक ट्रीटमेंट हमें करनी होगी। आइदर यूनाइटेड विथ सिफिलिस, चाहे वो सिफिलिस से यूनाइटेड हो या अलग हो, यूनाइटेड नहीं हो। सोरा इज द सोल फंडामेंटल कॉज ऑफ ऑल अदर क्रोनिक मेलेडीज। सोरा जो है वो फंडामेंटल कॉज है ऑल अदर क्रोनिक मेलेडीज, सभी तरह के जो क्रोनिक मेलेडीज हैं सबके लिए सोरा फंडामेंटल कॉज है। नेक्स्ट ऑफ पॉइंट 207, नेसेसिटी टू इंक्वायर अबाउट प्रीवियस एलोपैथिक ट्रीटमेंट। हमें प्रीवियस एलोपैथिक ट्रीटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, इसको इंक्वायर करने की नेसेसिटी क्यों है। इसको इंक्वायर करने की नेसेसिटी इसलिए हो जाती है, ascertain what kinds of allopathic treatment had up to that date be adopted for the chronic disease।
What perturbing medicines had been chiefly and most frequently employed, also what mineral baths, what effects that these they had produced in order to understand in some measures degeneration of the disease from its original state, furnishes artificial operations, employment of medicines that have already been improperly used. तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट को इंक्वायर करना, प्रीवियस एलोपैथिक ट्रीटमेंट को इंक्वायरी करना इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि हमें पता चल सके कि किस तरह के एलोपैथिक ट्रीटमेंट हुई है दैट डे तक। अगर मिनरल बात हुई है तो उसका इफेक्ट उसके बॉडी पे क्या आएगा, या डिजीज के डिजेनेरेशन पे क्या उसका इफेक्ट आएगा, डिजीज कहाँ तक डिजेनेरेट कर सकता है, डिजीज कहाँ तक अपने ओरिजिनल स्टेट से वो रिमूव कर सकता है, इस तरह या किसी तरह परनीसियस आर्टिफिशियल ऑपरेशन हुआ है तो उसका बॉडी पे क्या इफेक्ट आएगा, या हमारे जो लोकल एलिमेंट्स है या जो डिजीज है उसमें उस पे क्या इफेक्ट आएगा। तो इसलिए हमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट को इंक्वायरी करना बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट 1208, इंक्वायरी ऑफ पर्सनल हिस्ट्री एंड सर्कमस्टांसेस। अगर डिजीज है लोकल एलिमेंट्स है या किसी तरह का क्रोनिक डिजीज है तो वहां पे पर्सनल हिस्ट्री और सर्कमस्टांस को इंक्वायरी करने की आवश्यकता क्यों है, कि कौन क्या क्या इंक्वायरी करना होगा। एज ऑफ द पेशेंट, हिज मोड ऑफ लिविंग एंड डाइट, पेशेंट का एज, उसका लिविंग, लिविंग का मोड, डाइट का मोड, ऑक्यूपेशन, डोमेस्टिक पोजीशन, सोशल रिलेशंस, ये सारी बातें हमें इंक्वायरी करने की जरूरत पड़ती है क्रोनिक केसेस में। वेयर दीज थिंग्स हैव टेंडेड टू इंक्रीज हिज मेलेडी और इन हाउ फार दे मे फेवर और हिंडर द ट्रीटमेंट। वो इंक्वायरी करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि वो किस तरीके से जो मेलेडी है, इंटरनल मेलेडी या लोकल मेलेडी जो है उसको किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं और वो कितना वो हिंडर करेंगे हमारे ट्रीटमेंट में, ऑब्स्टेकल्स कितना क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट अपन 209, बेसिस ऑफ फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन। फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन का बेसिस क्या होगा। आफ्टर दिस इज डन, अगर हम ये लोकल एलिमेंट्स और ये सब क्लियर कर लेते हैं, केस टेकिंग प्रॉपर कर लेते हैं, तो हमें क्या करना होगा। द फिजिशियन शुड इंडिब्यूट इन रिपीटेड कन्वर्सेशंस विद द पेशेंट टू ट्रेस द पिक्चर ऑफ his disease as completely as possible according to the direction given above in order to be able to elucidate the most striking and peculiar symptoms in accordance with which the selects the first antisoric or other remedy having the greatest symptomatic resemblance for the commencement of the treatment and so forth। आलोक, सॉरी टू Yes ma'am। इंटरप्ट, पर आपके लास्ट के 3-4 मिनट रह गए हैं। हाँ अगर बस बस आप कंप्लीट हो गया मैम, मेरा लास्ट स्लाइड है ये। ओके। ओके कंप्लीट हो गया। तो जो फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन का बेसिस है, फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस के बारे में बात की जा रही है कि अगर हम ये क्लियर कर लिए कि हमें क्या कौन से डिजीज हैं, वेनेरियल डिजीज हैं या नहीं, प्रॉपर केस टेकिंग कर लिए और उसमें वेनेरियल डिजीज या लोकल एलिमेंट्स के बारे में क्लियर कर लिए, तो हमें प्रिस्क्रिप्शन किस बेसिस पे करने हैं। तो रिपीटेड कन्वर्सेशन, पेशेंट को ट्रेस करना, पेशेंट का जो डिजीज है पिक्चर ऑफ डिजीज को ट्रेस करना होता है। उसके साथ ही हमारे मोस्ट स्ट्राइकिंग एंड पिकुलियर सिम्टम्स को वो उससे निकालना, और उसके साथ ही फर्स्ट एंटीसोरिक और अदर रेमेडी सेलेक्ट करने में, इस तरीके सेलेक्ट करके हम फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन को ये अपना बनाएंगे और वहीं से हमारा कमेंसमेंट ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। एंड आगे भी उसी के बेसिस पे हमारा ट्रीटमेंट चलते रहेगा। ओके थैंक यू। ओके, धन्यवाद डॉक्टर आलोक का, जो उन्होंने बताया। आपके लिए कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। राम परवेश जी सर पूछ रहे हैं कि व्हाट इज इंटरनल इच। इंटरनल इच, हाँ जी। तो इंटरनल इच कहने का मतलब है कि हमारी मेंटल जो सोरा जो होता है वो सोरा, दैट मीन्स पॉल्यूशन, और वो पॉल्यूशन स्टार्ट होता है हमारे मेंटल इच की वजह से। इंटरनल इच उसी को बोला जा रहा है, मेंटल इच को, जो हमारे हमारे मन के अंदर जो बैड थिंकिंग्स चलते रहते हैं उन्हीं को हम लोग इंटरनल इच बोलते हैं। थैंक यू डॉक्टर आलोक जी। यस बहुत सर। अच्छा आपने, आप जो है एकदम ऑर्गेनल का क्लास ही ले लिए एफ्रोजिन, समझे ना। यस सर, थैंक यू 170 सर। 172 से लेके 205 6 यस 9 सर। तक तो वन साइडेड डिजीज बताया ही गया है।
हमने ना। यस सर, यस तो सर। बहुत अच्छा आपका जो वर्णन था। लेकिन वन साइडेड डिजीज हुआ कि कभी कभी मेंटल सिम्टम विलुप्त रहता है और फिजिकल सिम्टम प्रोड्यूस रहता है। अब फिजिकल सिम्टम कभी कभी विलुप्त रहता है, मेंटल, तो फिजिकल सिम्टम विलुप्त रहता है और मेंटल सिम्टम प्रोड्यूस होता है। तो कहीं भी एक्सटर्नल यूज के लिए तो क्रोनिक डिजीज में हमारा 72 में लिखा गया है कि सोरा, साइकोटिक एंड सिफिलिटिक, तीन ही क्रोनिक डिजीज मेन जो है, तो उसको मियाजमेटिक या कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करेंगे। बहुत अच्छा बताए, बहुत बढ़िया। हम लग रहा था कि क्लासरूम में बैठे हुए हैं, याद आया 1982 और 80 का क्लासरूम। चलिए, वेरी वेरी थैंक यू सर। थैंक्स। थैंक थैंक यू यू। सर। मेंटल डिजीज जो है वो 210 to 230 जो है वो नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में हम क्लियर करेंगे। मेंटल डिजीज के बारे में हम होम्योपैथ करना है। होम्योपैथिक में कहा गया मेन कॉज ऑफ डिजीज माइंड। यस सर। थैंक यू सर। मेन चीज ये रहती है कि वन साइडेड डिजीज को समझना बहुत मुश्किल है। जब प्रैक्टिकली हम केस को देखते हैं और हमारे को अगर सिर्फ फिजिकल पिक्चर मिल रही है या सिर्फ मेंटल पिक्चर मिल रही है, तो होलिस्टिक चीज को लेना बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ उसी बेसिस पे प्रिस्क्रिप्शन लेंगे तो वो आधा होगी और हमारी रेमेडी करेक्ट नहीं निकलेगी। नहीं मेन होगी। चीज है कि प्रैक्टिकली इसको समझना बहुत जैसे थ्योरेटिकली आप समझा रहे थे, वो तो समझना ही है, प्रैक्टिकली समझना बहुत जरूरी है। और उसको हम इम्प्लीमेंटेशन में लाएं तभी रेमेडी जो है करेक्ट निकलेगी। ऑब्वियसली ऑर्गेनन को समझना, और डॉक्टर हैनमैन ने जो एग्जैक्ट कहा है उसको बहुत डीपली समझना, क्योंकि बहुत बातें अंदर छुपी हुई हैं जो हमें समझनी पड़ती हैं। तो जी बहुत मैम। बहुत धन्यवाद डॉक्टर आलोक का। और जो आगे के फॉर्दर जो मेंटल डिजीजेस के ऊपर है वो हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। और ओके मैम। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो और अब इसी के साथ हमारा हिंदी सेशन का टाइम ओवर हो गया है और इंग्लिश सेशन के लिए